हेलो जी। आज के इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी कैपिटल मार्केट लिंक बिजनेसेस के बारे में। हम बात करने वाले हैं सीडीएसएल के बारे में, कैम्स के बारे में और एमसीएक्स के बारे में, जो एक कमोडिटी एक्सचेंज है, इनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हमारे सीडीएसएल के साथ। देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज समझने की तो ये है कि हमें यहाँ पर कोई क्लियर कट गाइडेंस नहीं मिल पाता कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से। और आप ये ज्यादातर कैपिटल मार्केट लिंक बिजनेसेस में देखोगे, कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो सपोज वेल्थ मैनेजमेंट का काम कर रही है, वो फिर भी थोड़ा बहुत गाइडेंस देके चलती है, बट बाकी कंपनियां जनरली नहीं देती हैं, क्योंकि ये लोग डायरेक्टली डिपेंडेंट है अपॉन द मार्केट कि भाई अगर ओवरऑल मार्केट में खुशहाली बनी रहेगी, ओवरऑल मार्केट में बुल रन चलता रहेगा, तो इनका रिजल्ट बहुत बेहतरीन आएगा। ये तगड़ा पेस पे अपना रेवेन्यू को ग्रो कर पाएंगे, तगड़े पेस पे अपने प्रॉफिट्स को ग्रो कर पाएंगे। और ऊपर से ये लोग प्लेटफॉर्म बिजनेस है, तो इनके लिए कोई इंक्रीमेंटल कॉस्ट तो रहता नहीं है कि अगर ये आज 100 क्लाइंट को केटर कर रहे हैं, कल को ये 200 क्लाइंट को केटर करेंगे, तो इनके लिए कोई बहुत ज्यादा खर्चा बढ़ने वाला नहीं है। आपने एक प्लेटफॉर्म बना लिया, आपने सर्वर सेटअप कर लिया, आप अपने अपना एप्लीकेशन सेटअप कर लिया, उसके बाद आपका कोई इंक्रीमेंटल एक्सपेंसेस तो है नहीं। वो आपको बहुत तगड़ा ऑपरेटिंग लेवरेज भी लेके आता है। बट यहाँ पर कहानी क्या है कि आज तो बुल मार्केट चल रहा है, आज सारी चीजें ठीक हो रही है, आज ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्ट करने का। सब लोग इन्वेस्टिंग करना चाह रहे हैं, इंडिविजुअल स्टॉक इन्वेस्टिंग करना चाह रहे हैं, डीमैट अकाउंट खुला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, एफएनओ कर रहे हैं, इंट्राडे कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। बट जिस दिन बेयर मार्केट आएगा, जिस दिन शेयर के प्राइसेस नीचे जाने लगेंगे, जिस दिन वो जो अच्छा माहौल था वो बिगड़ेगा, उस दिन इन सारी कंपनियों की बैंड बज जाएगी और ये उसके लिए कुछ कर भी नहीं सकते। ये सिर्फ अवेयरनेस फैला सकते हैं अपने शेयर होल्डर्स में और कंज्यूमर्स में, जो इनके प्रोडक्ट के कंज्यूमर है, कि भाई जो आपकी मार्केट है वो साइकिल्स में चलता है, आपको बुल मार्केट भी आएगा, बेयर मार्केट भी आएगा, बट जो बेसिक ह्यूमन नेचर है वो नहीं बदलने वाला। जब बेयर मार्केट आएगा तब लोग बाग मार्केट छोड़ के जाएंगे। जो बहुत ही एंथुसियास्टिक रूप से आ रहे हैं बाजार में, वो बाजार को छोड़ के चले जाएंगे, वो बाजार को कहेंगे कि यार यहाँ पर पैसा नहीं बनता। तो जो लोग छोड़ के जाएंगे वो इनके रेवेन्यू के ऊपर तो इम्पैक्ट डालेंगे ही डालेंगे। तो इसीलिए जब तक मार्केट्स अच्छा कर रहे हैं, ये कंपनी अच्छा कर रही है, जिस दिन मार्केट्स ने खराब करना चालू कर दिया, उस दिन इन कंपनियों के रिजल्ट भी थोड़े ठंडे आने लगेंगे। और इसी डर से ये लोग कोई एग्जैक्ट गाइडेंस भी देके चलते नहीं है। अब आ जाता है सीडीएसएल के ऊपर। अगर सीडीएसएल के मैं सबसे पहले शुरुआत करूं कंपनी के मार्केट कैप के साथ, तो 39,400 करोड़ रुपीस के आसपास कंपनी का मार्केट कैप है। आप पहले तो बिजनेस मॉडल समझने की कोशिश करते हैं। तो सीडीएसएल क्या है? एक डिपॉजिटरी सर्विस है। डिपॉजिटरी सर्विस का मतलब क्या हो गया कि अगर आप अपने डीमार्ट अकाउंट में कोई भी शेयर डिलीवरी का लेते हो या बेचते हो, तो सपोज आपने 1,000 शेयर रिलायंस के रख रखे हैं, वो आपके डीमार्ट अकाउंट में प्रेजेंट है। तो अगर आपने जब खरीदे थे, जब उनको खरीदा था और अपने डीमार्ट अकाउंट में क्रेडिट करवाया था, तब ये जो आपके 1,000 रिलायंस के शेयर हैं, ये जाके रखे जा रहे हैं सीडीएसएल के पास। सीडीएसएल इनका कस्टोडियन बना हुआ है, या सीडीएसएल इनकी रखवाली कर रहा है बैठ के। अगर आप अपने 1,000 शेयर बेचोगे, तो आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट तो हो रहा है, बट जाके वो बिकेंगे सीडीएसएल के पास से। तो सीडीएसएल आपके शेयर्स को आपके नाम पे प्रोटेक्ट करके रखने का काम करता है। तो मोटा मोटी यही सीडीएसएल का बिजनेस है। अब होने को इनके 3 बिजनेस डिवीजन है और एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे। बट सबसे पहले अगर हम देखें कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ को, तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा बाय 55% ओवर वाई लेवल। और अगर पैट के बारे में बात करें, तो पैट बढ़ा इनका बाय 49% ओवर वाई लेवल। मतलब बहुत बढ़िया लेवल पे दोनों जगह काम किया। अब ये देखना पड़ेगा कि भाई ये ऑपरेटिंग लेवरेज क्यों नहीं मिला। तो इसका एक ही रीजन था कि इन्होंने इस बार जो पीबीटी है, जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, वो नंबर 200 करोड़ से ऊपर चला गया था। तो जैसे आपका नंबर 200 करोड़ से थोड़ा सा ऊपर गया, आपका टैक्स रेट बढ़ गया। तो जो पहले इनके 25-26% के आसपास का टैक्स लग रहा था, वो थोड़ा सा बढ़ के अब 28% के आसपास चला गया। तो जब आपका 28% टैक्स लगा, तो आपका थोड़ा सा हमें ऑपरेटिंग लेवरेज आता हुआ देखने को मिला नहीं। बट इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपने ज्यादा प्रॉफिट कमाया, इसलिए आप हायर टैक्स ब्रैकेट में आ गए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। पर एक क्वार्टर में ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं आया, कोई बात नहीं, अगले वाले में आ जाएगा। कोई ऐसी दिक्कत हमें देखने को मिल नहीं रही है। हमें फोकस क्या करना है कि आपका टॉप लाइन ग्रोथ बहुत जबरदस्त तरीके से आना चाहिए, और बॉटम लाइन ग्रोथ में आपका कोई मार्जिन इरोजन नहीं होना चाहिए। कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई गवर्नमेंट कोई स्कीम लिया है जिसकी वजह से आपके मार्जिन गायब हो गए, या आपने ऐसा कुछ कर दिया, या कोई नया कंपटीशन आ गया जिसकी वजह से मार्जिन गायब हो गए। तो मार्जिन गायब होने वाला काम नहीं होना चाहिए। ये टैक्स रेट ऊपर नीचे, तो ये सारी चीजें तो चलती रहेगी, ये तो बिजनेस है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो होगा ही होगा। तो ये चीज भी हमने समझ ली। अब देखो, अब इनके 3 बिजनेसेस के बारे में समझ लेते हैं। तो एक तो है इनका सीडीएसएल इंश्योरेंस रिपोजिटरी का बिजनेस। वो क्या करता है? वो इंश्योरेंस को रखने का काम करता है। अब जैसे इंडिया में जो इंश्योरेंस रिपोजिटरी है, ये बहुत ही नया सेगमेंट है। कैम्प भी इसी में घुस रहा है, सीडीएसएल भी इसी में घुस रहा है। अभी देखो, आज के दिन अगर आप इंश्योरेंस कराने जाओगे, तो जो आपके पास फिजिकल पेपर है या डिजिटल फॉर्मेट में आपका पॉलिसी है, वही आपके पास एक प्रूफ है। जैसे हम देखते हैं
आप अगर सीडीएसएल की वेबसाइट पे जाओगे, सीडीएसएल में आप अपना यूजर नेम पासवर्ड डालोगे तो आपके सारे के सारे होल्डिंग की लिस्ट आ जाएगी। चाहे वो शेयर आपने ग्रो में खरीद रखा हो, चाहे वो आपने ज़ीरोधा में खरीद रखा हो, चाहे वो आपने एंजल वन में खरीद रखा हो, चाहे वो आपने 5 पैसा कैपिटल में खरीद रखा हो। अगर ब्रोकर सीडीएसएल के साथ लिंक्ड है, तो आपके सारे के सारे डीमैट अकाउंट की जो होल्डिंग की लिस्ट है वो आपको सीडीएसएल के प्लेटफॉर्म पे जाके मिल जाएगी। सेम चीज इंश्योरेंस के साथ नहीं है। इंश्योरेंस अगर आज आपने एलआईसी का लिया है तो आपको एलआईसी का डॉक्यूमेंट अलग तरीके से संभाल के रखना पड़ेगा, वो आपको एलआईसी की वेबसाइट पे जाके देखने को मिलेगा। आपने आदित्य बिरला का कोई इंश्योरेंस ले रखा है तो आपको आदित्य बिरला की साइट पे जाके देखना पड़ेगा। तो जिस तरीके से ये आपका जो अरेंजमेंट है स्टॉक्स का हुआ कि सारे के सारे एग्रीगेट लेवल पे आपको एक ही जगह देखने को मिल रहे हैं, ये सेम का सेम काम ये लोग इंश्योरेंस के साथ करना चाह रहे हैं। तो ये इनका अभी एक नया बिजनेस है जिसमें इनको अच्छा ग्रोथ भी देखने को मिल रहा है। बट हाँ, अभी ये काफी नेसेंट स्टेजेस पे, इनिशियल स्टेजेस पे है और आगे चल के धीरे धीरे बड़ा होगा। चलो, एक चीज हमने समझ ली। सेकंड क्या है? सीडीएसएल कमोडिटी रिपोजिटरी, नाम से समझ में आ रहा है कमोडिटी से रिलेटेड काम करता है। और फिर है आपका सीडीएसएल वेंचर्स लिमिटेड वाला। अब ये क्या करता है इसके बारे में हम आगे समझेंगे। कि आरे वाला काम करता है वो, उसके बारे में भी समझेंगे वो क्या होता है। अब देखो, जो कोर सीडीएसएल का बिजनेस है वो है आपके स्टॉक्स की रखवाली करना। अब एक और चीज समझते हैं, सीडीएसएल को कभी भी पैसा नहीं मिलता जब आप एफएनओ में ट्रेड करते हो या इंट्राडे में ट्रेड करते हो। सीडीएसएल को तभी पैसा मिलेगा जब आपके डीमैट अकाउंट में या तो कुछ क्रेडिट हो या कुछ डेबिट हो। और किस तरीके से पैसा कमाता है सीडीएसएल? सीडीएसएल पैसा कमाता है आपके जो भी कंपनी आ रही है स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होने पे, तो उससे वो लोग फीस कमाते हैं। फिर जितनी कंपनी ऑलरेडी लिस्ट हो चुकी है एक्सचेंज के ऊपर, उनसे ये लोग फीस कमाते हैं कि भाई आप लिस्ट हुए हो, आपका शेयर हमारे जो आपके शेयर होल्डर्स हैं वो खरीद रहे हैं और खरीद के हमारे पास एज अ सेफ रिपोजिटरी रख रहे हैं, तो उसके वजह से आप हमें फीस दो। उसके बाद ये लोग थोड़ा बहुत अपने सॉफ्टवेयर वगैरह भी बेचते हैं, उससे भी ये लोग फीस कमाते हैं। इस तरीके से ये इनका टोटल मॉडल चलता है। अब देखो, जब आप एफएनओ में ट्रेड करते हो तो एफएनओ में क्या होता है, वो आपकी ब्रोकर की स्क्रीन पे ही सारा का सारा काम होता है। आपके डीमैट अकाउंट में ना तो शेयर आता है ना डीमैट अकाउंट से आपका शेयर जाता है। तो सीडीएसएल का उसमें कोई काम ही नहीं होता। तो अगर जो इंट्राडे एक्टिविटी है या एफएनओ की एक्टिविटी है वो बढ़ रही है तो उससे सीडीएसएल को कोई फायदा नहीं हो रहा। सीडीएसएल को सिर्फ और सिर्फ तभी फायदा होगा जब आप डिलीवरी में शेयर ले आते हो, लोगे या डिलीवरी का शेयर आप बेचोगे। तो जितने ज्यादा नए से नए पार्टिसिपेंट्स आएंगे मार्केट में, उतना ज्यादा हमारे लिए बेहतर रहेगा, सीडीएसएल के लिए बेहतर रहेगा। तो उसके लिए हमें क्या देखना है कि भाई आपका नंबर ऑफ अकाउंट ओपनिंग रेट किस रेट से ऊपर जा रहा है। अभी मैं रेट टू रेट कंपैरिजन के बारे में बात कर रहा हूँ कि भाई हर बार अगर हम वाई वाई लेवल पे देखें तो 10% के आसपास यूजर ऐड हो रहे थे, इस बार 10% की वजह 20% पे ऐड हुए। तो ये जो इंक्रीज इन रेट ऑफ ग्रोथ है वो चेक करना है और इंक्रीज इन नंबर ऑफ अकाउंट्स हमें चेक करना है। तो अगर दोनों चीजों के बारे में देखने जाएं तो नंबर ऑफ अकाउंट्स वेंट अप बाय 43% ओवर वाई लेवल। और अगर हम बात करें अकाउंट ओपनिंग रेट के बारे में तो अकाउंट ओपनिंग रेट ही 48% के आसपास से बढ़ गया। और ये बहुत जबरदस्त नंबर है। देखो, इसका क्वांटम समझने की थोड़ी सी कोशिश करो। अगर हम पहले देखें तो पहले अगर ये लोग हर क्वार्टर में 100 नए अकाउंट्स खोल रहे थे, तो ये आज हर क्वार्टर में 150 नए अकाउंट्स खोल रहे हैं, 150 नए अकाउंट्स खोल रहे हैं। तो जो जिस रेट पे आपका अकाउंट्स बढ़ रहे थे उसके रेट में 50% के आसपास का इंक्रीज आ गया है। जो आपके नंबर ऑफ अकाउंट्स खोले उसमें तो और भी ज्यादा बड़ा इंक्रीज है। ये चीज हमें देख के चलना पड़ेगा। अब ये चीज भी हमने समझ लिया। अगर हम बात करें, जो अभी हमने तीसरा सेगमेंट देखा था इनका या तीसरा सब्सिडरी देखा था जो सीडीएसएल वेंचर्स लिमिटेड था, वो उसके बारे में बात करें तो वो केआरए सर्विसेज प्रोवाइड करना का काम करता है। केआरए सर्विसेज का मतलब क्या हो गया? केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी का काम करते हैं। तो जितने भी आप बैंक्स के लिए केवाईसी करने का काम देखते हो या आप किसी म्यूचुअल फंड के लिए केवाईसी करने का काम करते हो, वो नो योर कस्टमर वाला जो भी काम होता है उसके लिए ये लोग अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो इससे भी इनका काफी बड़ा चंक ऑफ द रेवेन्यू हमें आता हुआ देखने को मिलता है। अगर हम इनका थोड़ा सा रेवेन्यू सेगमेंटेशन समझने जाए तो 22% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम द एनुअल इशूअर्स इनकम। तो मतलब जो ऑलरेडी लिस्टेड शेयर्स हैं एनएससी में, बीएससी में, एक्सचेंज के ऊपर, वहां से जो उन लोगों की फीस मिलती है, जो उनको एनुअल फीस रीपेमेंट करना पड़ता है, उससे यहाँ पर इनका 22% के आसपास का इनकम जनरेट होता है। 23% ऑफ द इनकम कम्स फ्रॉम द ट्रांजैक्शनल चार्जेस। जो आपने रिलायंस का 1000 शेयर खरीदा, 1000 शेयर बेचा, वहां से इनका ट्रांजैक्शन चार्जेस आते हैं। 23% वहां से आता है। 15% आता है न्यू आईपीओ लॉन्चेस से। और अगर हम बात करें 18% आता है ऑनलाइन डेटा चार्जेस से। उसके अलावा 22% आती है हमारी अदर इनकम। तो ये इनका रेवेन्यू सेगमेंटेशन हो गया। अब देखो, अगर हम बात करें थोड़ा सा कंपनी का जो मैनेजमेंट क्या कहता है, तो मैनेजमेंट कहता है देखो आगे की स्थितियां तो बहुत अच्छी है। अब आप एक एक बहुत लंबे समय का अगर टाइम पीरियड लोगे कि भी आज से 10 साल बाद क्या होगा, तो 10 साल बाद आज जहां पर सीडीएसएल है उससे बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे पहुंचेगा, बहुत ही अच्छे लेवल पे पहुंचेगा।
कि भाई आज इंडिया में 2.5%, 3% ऑफ द पॉपुलेशन इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट, वो बढ़ के 10% भी होगा तो 10% में भी 3 गुना 3.5 गुना के आसपास का हो गया। तो मार्केट तो एक्सपैंड करेगा ही करेगा, बट अगर आप थोड़ा सा शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में देखने जाओगे तो काफी सारी वोलेटिलिटीज रहेंगी। तो हमें ये तो पता है कि आज आप 100 रुपए से बढ़ के 1000 रुपए तक पहुंचोगे, तो जर्नी विल गो फ्रॉम 100 रुपीज टू 1000 रुपीज, बट उस जर्नी के बीच में बहुत सारे अप्स एंड डाउन होने वाले हैं। वहां पर आप 100 रुपए का 80 रुपए भी आओगे, फिर 80 रुपए से आप 200 रुपए चले जाओगे, फिर 200 रुपए से फिर आप घट के 150 रुपए, 160 रुपए रह जाओगे। तो ये बहुत लंबी जर्नी के हिसाब से देखो तो सीडीएसएल इज गोइंग टू डू वेल, वेरी वेल इन द कमिंग फ्यूचर। बट अगर आप बात करो कि एक साल में क्या हो सकता है, तो अगर एक साल में बेयर मार्केट आ जाएगा तो इनका जो ट्रांजैक्शनल इनकम है वो गायब हो जाएगा, थोड़ा सा जो न्यू आईपीओ इनकम आ रहा है वो गायब हो जाएगा, तो इनको रेवेन्यू में डिग्रोथ देखने को मिलेगा। फिर ये जो इतना अच्छा पी रेशो कमांड कर रहे हैं वहां पर हमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। तो वो सारी चीजें तो होंगी होंगी। तो इसमें हमें ये समझना है कि आपका इन्वेस्टमेंट टाइम पीरियड क्या है या आपकी फिलोसफी क्या है। अगर आप कंपनी को लगातार ट्रैक करते हो, आपको पता चल रहा है कि भाई ये कंपनी कब अपने रेवेन्यू में डिग्रोथ शो करने वाली है या कब इनका सीजन खत्म हो गया, ये वापस सीजनैलिटी फैक्टर टेकिंग करने वाला है, तो आप चीजों को समझ पाओगे, नहीं तो आप बहुत लंबे समय के इन्वेस्टर बन के यहाँ पर रह जाओगे। तो चलिए यही थी कहानी सीडीएसएल के बारे में। अब आ जाते हैं हमारी दूसरी कंपनी के ऊपर। दूसरी कंपनी का नाम है कैम्स। कैम्स क्या है? कंप्यूटर एज एसेट मैनेजमेंट कंपनी का नाम है। अगर हम इनके मार्केट कैप के साथ शुरुआत करें तो 25,000 करोड़ रुपीज के आसपास इनका मार्केट कैप है। इनका अगर रेवेन्यू नंबर्स के बारे में बात करूं तो 34% के आसपास के कंपनी का रेवेन्यू में ग्रोथ आया, 45% के आसपास का कंपनी का पार्ट में ग्रो आया। वही ऑपरेटिंग लेवरेज हमें देखने को मिल गया जो सीडीएसएल में हमें इस क्वार्टर में नहीं देखने को मिला था। अब देखो एक और चीज है, सीडीएसएल में इस क्वार्टर में नहीं देखने को मिला, इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग ऑपरेटिंग लेवरेज एंजॉय नहीं कर रहे, वो अगले क्वार्टर में आ जाएगा, उससे अगले क्वार्टर में आ जाएगा। वो कोई प्रॉब्लमेटिक पार्ट नहीं है, ऐसा नहीं कि सीडीएसएल ने अपने एंड पे कोई गलती कर दी हो। यहाँ पर कैम्स के केस में हमें यहाँ पर ऑपरेटिंग लेवरेज देखने को मिल रहा है, बहुत बढ़िया बात है। अब देखो, अब ये लोग क्या करते हैं, अब ये लोग करते हैं आपके म्यूचुअल फंड्स को एग्रीगेट करने का काम। सीडीएसएल क्या कर रहा था? आपके स्टॉक्स को एग्रीगेट करने का काम कर रहा था कि भाई आपने 10 अलग अलग ब्रोकर के साथ आपने स्टॉक्स खरीदे, आप सीडीएसएल में जाओ अपना पोर्टफोलियो चेक करो तो आपको सारे के सारे स्टॉक्स वहीं देखने को मिल जाएंगे कि आपके सारे के सारे ब्रोकर में ये आपकी स्टॉक की लिस्ट है। कैम्स ये काम कर रहा है म्यूचुअल फंड के साथ कि भाई आपने एचडीएफसी का म्यूचुअल फंड खरीदा, आपने पेटीएम से एक म्यूचुअल फंड खरीद लिया, सपोज निपॉन का, फिर आपने एक एसबीआई का म्यूचुअल फंड खरीद लिया, एक डीएसपी का म्यूचुअल फंड खरीद लिया, तो वो आपका पैन कार्ड लेगा और आपके नाम पे जितने भी लिस्ट ऑफ म्यूचुअल फंड्स आपने इन्वेस्ट कर रखा है वो आपको लिस्ट निकाल के दे देगा। तो ये म्यूचुअल फंड एग्रीगेटर की तरह काम कर रहा है। अगर इनके दो डिवीजन है, एक तो ये म्यूचुअल फंड वाला एग्रीगेटर वाला डिवीजन हो गया और दूसरा डिवीजन हो गया हमारा इंश्योरेंस एग्रीगेटर वाला, जो सीडीएसएल भी करने की कोशिश कर रहा था कि इंश्योरेंस को एक ही जगह एग्रीगेट करके आपको दिखाने का काम करे। तो ये एक बेसिकली केआरए एजेंसी का ये लोग काम कर रहे हैं। अब कैम्स के कंपटीशन में सिर्फ एक और कंपनी है, दैट इज के फिनटेक या ऐसा ही कुछ नाम है उसका, के फिनटेक करके एक कंपनी है जो इनका डायरेक्ट कंपटीशन है, इसके अलावा इनके पास और कोई कंपटीशन नहीं है। सीडीएसएल के पास भी एक ही कंपटीशन है, एनएसडीएल, उसके अलावा इनके पास भी कोई दूसरा कंपटीशन नहीं है। बट सीडीएसएल एनएसडीएल से थोड़ा सा आगे इसलिए निकल गया कि जितने भी न्यू एज ब्रोकर्स आए, जितने भी डिस्काउंट ब्रोकर्स आए, उन्होंने अपना बैकएंड पे जो अब जिस डिपॉजिटरी को रखा वो सीडीएसएल था। तो सीडीएसएल ने ये जो नए ब्रोकर्स थे उनको ज्यादा अच्छे से टैप इन किया, इसकी वजह से यहाँ पर बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिला। क्योंकि जब भी कोई भी बंदा नए स्टॉक मार्केट में एंटर होता है तो वो ज्यादा इंक्लाइंड होता है टुवर्ड्स डिस्काउंट ब्रोकर्स, उसको सस्ता रेट पे अपना अकाउंट खुलाना होता है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट में अपना अकाउंट खुलाना होता है। तो नंबर ऑफ यूजर्स इसलिए सीडीएसएल के बहुत तगड़े पेस पे बढ़े। तो यहाँ पर सीडीएसएल को एनएसडीएल के ऊपर ही एडवांटेज मिला। अगर कैम्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर यह है कि इतना सारा आपके पास कस्टमर का डेटा है, तो अगर एचडीएफसी कल कहे कि नहीं यार मेरे को कैम्स के साथ काम नहीं करना, मेरे को तो केफिन के साथ काम करना है, तो वो इतना आसान नहीं है ट्रांजेक्शन करना कि आप अपने सारे के सारे कस्टमर का डेटा एक तरफ से उठाओगे और दूसरी कंपनी को दे दोगे और वहां पर सारी चीज स्मूथ लाइन चलेंगी। तो अगर आपने किसी एक कंपनी के साथ पार्टनरशिप बिठा ली, सपोज एचडीएफसी मिड कैप फंड के आप एक एजेंट बन गए हो एचडीएफसी की तरफ से, आपका सारा का सारा डेटा कैम्स के पास आ रहा है, तो वो आजीवन कैम्स के पास ही रहेगा। ये ऑलमोस्ट गारंटेड होता है क्योंकि कंपनी इतना झंझट नहीं करना चाहती कि यार आज मैं कॉन्ट्रैक्ट कैम्स को दे रही हूँ, कल जाके मैं कॉन्ट्रैक्ट के फिनटेक को दे दूंगी। तो इनके पास जो कस्टमर आ गया वो इन्हीं का होके रह जाता है। ये चीज भी हमें ध्यान रख के चलना पड़ेगा। अगर हम बात करें एक एक इंडिविजुअल सेगमेंट के उठा के कितना कितना कहाँ कहाँ पर ग्रोथ आ रहा है,
जो हमारा म्यूचुअल फंड वाला सेगमेंट है वहां पर हमें 60% के आसपास का ग्रोथ देखने को मिल रहा है, 59.5% के आसपास का ग्रोथ देखने को मिला इन टर्म्स ऑफ एयूएम ऑन अ वाई लेवल। अगर हम बात करें नॉन म्यूचुअल फंड वाले सेगमेंट की, तो वहां पर हमें 32% के आसपास का ग्रोथ देखने को मिला। और जो इनका केआरए वाला सेगमेंट है, जो केवाईसी कराने का काम ये लोग भी करते हैं, तो इनके उस वाले सेगमेंट में 56% के आसपास का ग्रोथ देखने को मिला। और इनका एक और डिविजन है दैट इज कैम्स पे, मतलब वही यूपीआई पेमेंट वाला ये लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर भी हमें 69% के आसपास का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अब ये जो कैंप पे वाला सेगमेंट है, इसका बेस काफी छोटा है, बेस छोटा है इसकी वजह से हमें ग्रोथ रेट ज्यादा देखने को मिल रहा है। बट हाँ, हम ये कह सकते हैं कि कंपनी ओवरऑल लेवल पे हर सेगमेंट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस शो कर रही है। अब देखो, अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं मार्केट शेयर के बारे में, क्योंकि एंड ऑफ द डे हमें यह देखना है कि आप मार्केट शेयर गेन कर पा रहे हो या नहीं गेन कर पा रहे हो। अगर हम बात करें अकाउंट एग्रीगेटर के बिजनेस में, अकाउंट एग्रीगेटर के बिजनेस में इन्होंने अपना मार्केट शेयर बढ़ाया है और करंटली 16.5% के आसपास पहुंच गए हैं। अगर हम म्यूचुअल फंड वाली इंडस्ट्री में देखें तो यहाँ पर इनका मार्केट शेयर मेंटेन रहा है। अब देखो, म्यूचुअल फंड वाली इंडस्ट्री में प्रॉब्लम क्या है कि अब जितना एयूएम में ग्रोथ आएगा उतना तो इनका ग्रोथ आ रहा है, वहां कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट अब ये अपना मार्केट शेयर बढ़ा नहीं पा रहे हैं। आप देखो, पिछले 2 या 3 क्वार्टर से इनका मार्केट शेयर मोर और लेस स्टेबल रहा है, 68.5%, 69% के आसपास ये लोग स्टेबल हो गए। क्यों स्टेबल हो गए? क्योंकि अब आप मार्केट में एक तरीके की मोनोपोली तो क्रिएट कर नहीं सकते हो। कुछ बिजनेस तो के फिनटेक के पास भी जाएगा, कुछ बिजनेस आपके पास आएगा। तो अब आप ऑलरेडी मोर देन 50% ऑफ द मार्केट हो चुके हो, तो अब इससे ज्यादा मार्केट शेयर गेन करने में आपको बहुत जोर आएगा। तो करंटली इनके पास एक सिचुएशन ऐसा है कि आप अगर अपना मार्केट शेयर मेंटेन करके रखते हो तो भी बहुत बड़ी बात है। एटलीस्ट आप किसी दूसरी कंपनी को अपना मार्केट शेयर खाने नहीं दे रहे, ना कि अभी आप उस फेज में नहीं हो कि आप अपना मार्केट शेयर गेन कर पाओ। तो ये चीज हमें देख के चलना पड़ेगा। तो ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में तो जितना एयूएम ग्रोथ आएगा उतना ही इनका ग्रोथ आएगा। कोई और धूम धड़ाका ग्रोथ क्या हम इसमें असम्पशन लेके नहीं आ सकते कि भाई एयूएम ग्रोथ आपका 85% के आसपास आ रहा है, ये कंपनी बढ़ रहा है 70% के आसपास, ऐसा हमें अब देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यू आर ऑलरेडी मोर देन 50% ऑफ द ओवरऑल मार्केट। अब ये चीज भी हमने देख ली। अब देखो, अब इनका फाइनली रेवेन्यू सेगमेंटेशन समझ लेते हैं। अगर हम देखने जाए, इनका 73.3% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। अब देखो, जब आपको इतना बड़ा पोर्शन सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड से ही आ रहा है, तो आप बेसिकली हम यही कह सकते हैं कि ये मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीब्यूशन करता है रेवेन्यू में, और कंपनी सबसे ज्यादा इन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट है। चलिए इसके बारे में थोड़ी सी बाद में बात करते हैं, अभी सारे सेगमेंट देख लेते हैं। 14% आता है आपका नॉन एसेट बेस्ड से, और रिमेनिंग 13% आता है नॉन म्यूचुअल फंड वाले सेगमेंट से। तो जो आपका इंश्योरेंस वाला हो गया, कैंप्स पे वाला हो गया, वो सारा आता है आपका वहां से। अब देखो, हमने देखा कि 73% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। अब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आप अपना ऑलमोस्ट मार्केट शेयर पीक कर चुके हो, 68-69% के आसपास ले जा चुके हो। अब आप इससे ज्यादा गेन करने में आपको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। हो सकता है आप 2 साल में 1%, 2%, 3% और गेन कर लो, बट सब्सटैंशियल अमाउंट आप गेन नहीं कर पा रहे हो। तो अब यहाँ पर आप कंप्लीटली डिपेंडेंट हो जो आपका म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है उसके एयूएम ग्रोथ पे। अगर वहां पर एयूएम ग्रोथ आना रुक गया तो आपकी बिल्कुल बैंड बच जाएगी। अब देखो, अब ये लोग अपने इंश्योरेंस वाले बिजनेस पे इतना ज्यादा क्यों फोकस कर रहे हैं? क्योंकि इंश्योरेंस वाला बिजनेस सेक्युलर ग्रोथ है, वहां पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि जब रिसेशन आता है तब जो इंश्योरेंस वाला बिजनेस है वो और ज्यादा बूमिंग हो जाता है। समझने की कोशिश करते हैं। तो आपके कैपिटल मार्केट्स हैं, कैपिटल मार्केट्स लिंक्ड है आपके निफ्टी 50 से, आपके जो मार्केट्स हैं उनके परफॉर्मेंस से। तो अगर मार्केट्स ऊपर जाएंगे तो आपका ये सारे के सारे एयूएम ऊपर जाएंगे, सारे सारे म्यूचुअल फंड्स का एयूएम ऊपर जाएगा, तो कैप्स पे भी अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। जब चीजें खराब हो जाएंगी तब यहाँ पर हमें बहुत तगड़ा डी ग्रोथ देखने को मिलेगा, तब हमें रेवेन्यू में प्रॉब्लम्स आती हुई देखने को मिलेगी। तो अब कैम्स को ये तो समझ में आ गया कि यार मैं मार्केट शेयर और ज्यादा गेन नहीं कर सकता, तो मैं अपना रेवेन्यू सेगमेंट थोड़ा सा बदल देता हूँ। मैं थोड़ा सा इंश्योरेंस वाले सेगमेंट को भी एक सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द ओवरऑल रेवेन्यू बना लेता हूँ। उससे क्या होगा, मेरे पास एक सेक्युलर ग्रोथ आएगा, क्योंकि इंश्योरेंस को आप हर साल कराओगे, हर साल रिन्यू भी कराओगे। आप मेडिकल इंश्योरेंस भी कराओगे, टर्म इंश्योरेंस भी कराओगे, और कार का इंश्योरेंस भी कराओगे, टू व्हीलर का इंश्योरेंस भी कराओगे। तो वो कराने में मेरे को ज्यादा फायदा है, वो मैं किसी थर्ड पार्टी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूँ, कि मैं उसमें मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूँ कि अगर मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगा तो मेरी कमाई अच्छे से होगी। तो वो एक इंडिपेंडेंट सेक्टर बन जाता है, सेगमेंट बन जाता है। तो ये चीज हमें समझ के चलना पड़ेगा। तो ये ट्रैक करना पड़ेगा ये कैम्प्स का कितनी अच्छी तरीके से इस वाले इंश्योरेंस वाले सेगमेंट में ग्रोथ आता है। चलो, ये कंपनी भी हमने कर लिया। अब तीसरी कंपनी के बारे में हम बात कर लेते हैं। तीसरी कंपनी का नाम है एमसीएक्स, जो मल्टी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के बारे में हम बात कर लेते हैं। इनके अगर मार्केट कैप के साथ शुरुआत करें तो इनका भी 35,300 करोड़ रुपीस के आसपास कंपनी का मार्केट कैप है। और ये एक मोनोपोली है कमोडिटी में। तो कमोडिटी में अगर आपको इंडेक्स फंड खरीदना है, इंडेक्स फ्यूचर खरीदना है,
तो ये आप इन्हीं से खरीदोगे। आपको कोई बेस मेटल खरीदना है, आपको प्रेशियस मेटल खरीदना है, कुछ भी खरीदना है, आप इन्हीं के पास से खरीदोगे और आपके पास कोई बहुत ज़्यादा अल्टरनेटिव है नहीं। यहाँ पर 98% के आसपास के लोग मार्केट शेयर एन्जॉय करते हैं। अगर हम रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ आया 73% ओवर वाई लेवल का। और अगर हम बात करें पैट के बारे में तो 154 करोड़ रुपीस के आसपास कंपनी ने पैट रिपोर्ट किया। अब देखो ये क्वांटम क्यों बता रहे हैं, परसेंटेज में क्यों नहीं बता रहे, क्योंकि लास्ट क्वार्टर Q2 FY24 में कंपनी ने लॉस रिपोर्ट किया था 19 करोड़ रुपीस के आसपास का। और वो इनका कुछ अपने अपने सर्विसेज एक्सपैंड करने में और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर स्पेंडिंग हुआ था, जिसकी वजह से इनको ही लॉस रिपोर्ट करना पड़ा था। तो अगर आप वाई लेवल पे देखोगे तो 900%, 1000% के आसपास का जंप आ जाएगा। उसको देखने का कोई सेंस बनता नहीं है। बट हाँ, कंपनी ने बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस किया, ऑल टाइम हाई पार्ट लेवल्स पे चले गए, ऑपरेटिंग लेवरेज बहुत तगड़ा एंजॉय किया, कोई कहीं पर भी हमें दिक्कत देखने को मिला ही नहीं। अब देखो जितने भी एक्सचेंजेस होते हैं उसमें हमें दो तीन चीजें देखनी होती हैं कि भाई आपके एडीटीओ कितना ऊपर गया, एवरेज डेली टर्नओवर कितना ऊपर गया, आपका फ्यूचर्स वाले में कितना अच्छा ग्रोथ आया, आपके ऑप्शंस वाले में कितना अच्छा ग्रोथ आया। आपने ये दो तीन चीजें देखनी तो आपका पूरा का पूरा एक्सचेंज का काम खत्म हो गया। अगर हम इनके एडीटीओ के बारे में बात करें तो इनका एडीटीओ वाज अप 44% फॉर द फ्यूचर सेगमेंट एंड 125% फॉर द ऑप्शन सेगमेंट। तो जितना ज्यादा फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का आपका ट्रेडिंग होगा उतना बेहतर है। और यहाँ पर 44% एंड 125% के आसपास का ग्रोथ आ रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर कोई बहुत छोटा बेस है जिसके ऊपर बहुत तगड़ा ग्रोथ लेके आ रहे हैं। अच्छे बड़े बेस के ऊपर अच्छा बड़ा ग्रोथ लेके आ रहे हैं, बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं ये लोग। ये चीज भी हमने समझ ली। अगर हम इनका रेवेन्यू सेगमेंटेशन समझने जाएं तो 30% आता है इनका गोल्ड से, 38% आता है सिल्वर से, 14% आता है नेचुरल गैस से और रिमेनिंग 18% आता है हमारे अदर्स वाले सेगमेंट से। तो ये था हमारे पास कमोडिटी एक्सचेंज के बारे में भी हमने बात कर ली। बहुत जबरदस्त कंपनी, बहुत अच्छा काम कर रही है। बट ये भी वही है, थोड़े से डिपेंडेंट है आपके आपके जो मार्केट्स हैं उनकी परफॉर्मेंस पे कि अगर मार्केट्स अप्रिशिएट करते रहेंगे, ऊपर जाते रहेंगे तो लोग और ज्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे, और ज्यादा ट्रेड करेंगे, और ज्यादा फ्यूचर ऑप्शन करेंगे। बट वहीं अगर मार्केट्स नीचे आ जाते हैं, लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है तो मार्केट छोड़ के भाग जाएंगे। तो ये भी डिपेंडेंट है कैपिटल मार्केट्स के ऊपर ही। बट हाँ, एक और अच्छा कंपनी जो अच्छे लेवल पे ग्रोथ लेके आ रहा है, ऑपरेटिंग लेवरेज लेके आ रहा है, पैट को अपनी और ज्यादा पेस से बढ़ा रहा है। तो चलिए, तीन की तीन हमने कैपिटल मार्केट्स कंपनी कर ली। अभी के लेते रखते हैं। थैंक यू।